अनंतनाग में शहीद हुए कर्नल मनप्रीत और मेजर आशीष आज पंचतत्व में विलीन हो गए। शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह को मोहाली में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। वहीं मेजर आशीष का पानीपत के पैतृक गांव में पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम दर्शन के लिए भारी भीड़ पहुंची। वहीं भारत माता की जय के नारे लगे। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को लेकर एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने रामचरितमानस की तुलना पोटेशियम साइनाइड से की है। चंद्रशेखर के बयान पर हमला बोलते हुए बीजेपी नेताओं ने इसे सनातन वाले विवाद से जोड़ दिया और कहा कि सनातन का अपमान इंडिया गठबंधन का एजेंडा है। वहीं जेडीयू ने भी चंद्रशेखर के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। जेडीयू की ओर से कहा गया कि ऐसे बयानों को इंडिया गठबंधन का बयान नहीं मानना चाहिए। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ में परिवर्तन रैली में शामिल हुए, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला किया। जेपी नड्डा ने सनातन पर कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल खड़े किए। वहीं बघेल सरकार पर भी निशाना साधा। सनातन पर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पंचायत आज तक में सनातन को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को घेरा। शिवराज सिंह ने कहा कि सनातन कभी खत्म नहीं होगा। वहीं साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि सनातन पर सवाल करने वाले हिंदू नहीं हो सकते। पंचायत आज तक मध्य प्रदेश के मंच पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भी पहुंचे। सनातन वाले सवाल पर कहा कि भारत सनातनियों का देश है और डीएमके वाला कुछ भी बोले उससे क्या फर्क पड़ता है। कमलनाथ ने बड़ी बात ये कही कि अब की बार विधानसभा चुनाव में जनता बीजेपी पर बुलडोजर चलाने के लिए तैयार है। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज जी की घोषणा की मशीन तेजी से चल रही है और ये सब कुछ वो अपने 18 साल के पाप को धोने के लिए कर रहे हैं। हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार कांग्रेस विधायक मामन खान को कोर्ट ने 2 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। मामन खान की गिरफ्तारी के बाद पूरे क्षेत्र में सुरक्षा खड़ी कर दी गई है। सरकार ने नूंह में धारा 144 लगा दी है और 16 सितंबर रात 12 बजे के लिए इंटरनेट को बंद कर दिया है। पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। उधर नूंह हिंसा मामले में गिरफ्तार मोनू मानेसर की मोबाइल फोन से कई खुलासे हुए हैं। गुजरात के खेड़ा में 2 पक्षों के बीच पथराव के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। बताया जा रहा है कि भगवान शिव की सवारी निकलने के दौरान कुछ लोगों ने पथराव किया, जिसके बाद यहां हिंसा भड़क गई। पथराव में 2 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। जिले के आला पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और फिलहाल स्थिति काबू में है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। हिमाचल प्रदेश में इस साल बाढ़ और भूस्खलन से काफी नुकसान हुआ है। एक के बाद एक घटनाओं से पूरा प्रदेश प्रभावित हुआ। कई लोगों की जानें गईं और कई मकान ताश के पत्ते की तरह ढह गए। प्रियंका गांधी कुछ दिन पहले आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए हिमाचल पहुंची थीं। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान खरीदने को मंजूरी दी है। इसके बाद IAF की ताकत में और इजाफा होगा। इस विमान के निर्माण में 60% सामान स्वदेशी होगा। इन विमानों को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाएगा। सारे विमान हथियार और सेंसर से लैस होंगे। ग्रेटर नोएडा में निर्माणाधीन बिल्डिंग की लिफ्ट गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। बिसरक क्षेत्र में आम्रपाली ड्रीम वैली हाउसिंग सोसाइटी में अचानक निर्माणाधीन बिल्डिंग की लिफ्ट गिर गई। लिफ्ट में 9 लोग सवार थे। इनमें से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बार एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है और आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम एक ऐसी ही तस्वीर से करना चाहते हैं जो अपने अंदर हजारों शब्द समेटे हुए हैं, अपने अंदर हजारों आंसू भी समेटे हुए हैं। ये तस्वीर शहीद मेजर आशीष ढोंचक की मां की है, जो आज अपने बेटे की अंतिम यात्रा के दौरान उसे अपनी नम आंखों से आखिरी बार सैल्यूट कर रही थी और अपने बेटे को इस गर्व के साथ अंतिम विदाई दे रही थी कि उसने इस देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। और हमें लगता है कि आज इससे शक्तिशाली तस्वीर देश के नागरिकों के लिए कोई और हो नहीं सकती। आप भी देखिए। जय
तक सूरज चांद रहेगा, आशीष तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। अमर रहे। आशीष तेरा नाम रहेगा, आशीष तेरा नाम रहेगा, आशीष तेरा रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, आशीष तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। अमर रहे। कोई भी मां सपने में भी ये नहीं सोचती कि एक दिन उसे अपने बेटे की अंतिम यात्रा में शामिल होना पड़ेगा। ये कल्पना करना भी किसी मां के लिए बहुत मुश्किल काम होता है, एक दुस्वप्न की तरह होता है। लेकिन शहीदों की जो माएं होती हैं ना, उनका जो परिवार होता है वो देशभक्ति की एक ऐसी मिट्टी से बना होता है। वो खुशी खुशी देश के लिए अपने बेटे की कुर्बानी को स्वीकार भी कर लेते हैं और उस पर अफसोस का एक भी आंसू बहाते नहीं है। 36 वर्ष के मेजर आशीष ढोंचक सेना की 15वीं सिख लाइट इन्फेंट्री में शामिल थे और उन्होंने अपनी मां से वादा किया था कि अगले महीने 23 अक्टूबर को जब उनका परिवार नए घर में शिफ्ट होगा तब वो इसके गृह प्रवेश में शामिल होने के लिए छुट्टी लेकर जरूर आएंगे। छुट्टी सैंक्शन भी हो गई थी, लेकिन मेजर आशीष ढोंचक ने अपनी मां से जो वादा किया था उस वादे के बीच ही भारत मां से किया गया उनका वादा बीच में आ गया और उन्होंने इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया और आज हरियाणा के पानीपत में वो पंच तत्व में विलीन हो गए। इसी तरह पंजाब के मोहाली में आज कर्नल मनप्रीत सिंह को भी अंतिम विदाई दी गई और इस दौरान उनकी अंतिम यात्रा में भी सैकड़ों लोग शामिल हुए और उनके 6 साल के बेटे और 2 साल की बेटी ने भी उन्हें इस तरह से सैल्यूट करके नमन किया और अपने पिता को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। हमारे यहाँ अक्सर ये कहा जाता है कि एक शहीद के घर अगर आप जाते हैं तो ये 4 धाम की यात्रा के बराबर होता है। हम जानते हैं आप लोग देश के किसी भी कोने में रहते हैं, राज्य या शहर में, गांव में रहते हैं, आप खुद इन शहीदों के घर नहीं जा पाएंगे, आप खुद कभी इनके परिवारों से भी नहीं मिल पाएंगे। लेकिन आज हमने ये सोचा कि आपको घर बैठे इन शहीदों के घरों तक हम लेकर जाते हैं, इनके परिवारों से आपको मिलाते हैं और आपको ये समझ में आए कि जब कोई शहीद आपके और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए अपनी शहादत देता है तो उसके परिवार की क्या स्थिति होती है। और इसलिए हमें लगा कि आज आपको इन शहीदों के घर जाना चाहिए, परिवारों से मिलना चाहिए और ये पूरे देश के लिए एक तरह से 4 धाम की यात्रा करने के बराबर है। इसलिए आप सब की तरफ से हम इन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। इनके परिवारों को ये बताना चाहते हैं कि हम आजीवन उनके ऋणी रहेंगे और अब ये हमारा परिवार बन गए हैं। आज हम इन 2 तस्वीरों को दिखाकर आपसे एक और सवाल भी पूछना चाहते हैं कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का मैच होता है और खेल मैत्री के तहत दोनों देशों के खिलाड़ी इस तरह से एक दूसरे के साथ आदर भाव से और खेल भाव से पेश आते हैं, तब उन माता पिता का, उस मां का, उस पत्नी का और उन बच्चों पर क्या बीतती होगी जिन्होंने इसी पाकिस्तान से आए आतंकवादियों के हमले में अपने बेटे, अपने पति या अपने पिता को खो दिया। ये एक ऐसा यक्ष प्रश्न है जिसका सही जवाब ढूंढने का अब सही समय असल में
आ चुका है। और हम जानते हैं कि हमारे ही देश के कुछ लोग आज ये कहेंगे कि आतंकवाद का क्रिकेट से क्या लेना देना है और आतंकवादी हमलों की वजह से खेल के बहिष्कार का सवाल कहां से आता है। लेकिन इन लोगों से मेरा सवाल है कि जो पाकिस्तान कायरों की तरह हमारे वीर सैनिकों पर हमला करता है, भारत के नागरिकों का खून बहाता है, भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए बंदूक का इस्तेमाल करता है, उस पाकिस्तान के साथ हम बैट और बॉल वाले संबंध कैसे जारी रख सकते हैं, खेल के संबंध कैसे हम जारी रख सकते हैं। हमारे देश में हमने देखा है अक्सर जब खिलाड़ियों से ये बात पूछी जाती है तो खिलाड़ी कहते हैं मैं तो खिलाड़ी हूं, मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, हमसे ये बात मत पूछिए, ये बात तो सरकार से पूछिए, जैसे कि ये खिलाड़ी इस देश के नागरिक ही नहीं है। आजादी के बाद से ही पिछले 76 वर्षों से पाकिस्तान कश्मीर को अस्थिर करने के लिए भारत के खिलाफ आतंकवाद की लड़ाई लड़ रहा है और इस लड़ाई में हम न जाने अपने कितने वीर सैनिकों को खो चुके हैं, लेकिन आज तक हमारा देश पाकिस्तान को आतंकवादी देश इस दुनिया में घोषित नहीं करवा पाया। यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन ने इसी साल पाकिस्तान के 150 आतंकवादियों को अपनी ब्लैक लिस्ट में शामिल किया है और इनमें से ज्यादातर आतंकवादी वो हैं जो भारत के खिलाफ आतंकवाद फैला रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित नहीं किया है और भारत भी इसके लिए संयुक्त राष्ट्र पर दबाव बनाने में अब तक कामयाब नहीं हुआ है। वर्ष 2019 में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने खुद ये बात कबूल की थी कि पाकिस्तान में 30 से 40 हजार आतंकवादी और 40 से ज्यादा बड़े आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं, लेकिन इस जानकारी के बावजूद दुनिया पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। इससे भी बड़ी बात यह है कि अनंतनाग में हुए हमले के बाद आज पाकिस्तान के अपने ही लोग ये बात कर रहे हैं कि कश्मीर में इस आतंकवाद के लिए पाकिस्तान ही जिम्मेदार है, लेकिन हमारे ही देश में कुछ अलगाववादी नेता और एक खास वर्ग के लोग इसके लिए पाकिस्तान को नहीं बल्कि अपनी देश की सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। आज ऐसे लोगों को हम पाकिस्तान के एक पत्रकार आरजू काजमी का वो एक वीडियो दिखाना चाहते हैं जिसमें उन्होंने अनंतनाग के हमले पर यह कहा है कि उन्हें आज अपने पाकिस्तान होने पर शर्म आ रही है। आज बड़ा सवाल यह है कि हमारे देश के अपने ही लोग, हमारे देश के जो नेता हैं, वो न्यूज एंकर्स का बहिष्कार करने पर पूरा जोर लगा देते हैं, सरकार को नीचा दिखाने में पूरा जोर लगा देते हैं, राजनीति में पूरा जोर लगा देते हैं। लेकिन अगर ये लोग पूरी दुनिया में पाकिस्तान का बहिष्कार करने पर जोर लगाएं, पूरी दुनिया के हर मंच से पाकिस्तान का बहिष्कार करवाएं, दुनिया के जो बड़े बड़े संगठन हैं उनसे पाकिस्तान को बाहर निकालें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब हमें पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, हमें नहीं खेलना चाहिए, हम खेलते भी नहीं है, हमारे बीच में आपस में कोई सीरीज नहीं हो रही है। लेकिन जब आईसीसी का कोई टूर्नामेंट होता है तो हमें खेलना पड़ता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन यह है कि पाकिस्तान को आईसीसी से बाहर निकाला जाए। आईसीसी को यह पता होना चाहिए, वो कहे कि हम आतंकवादी देशों को खेलने की इजाजत नहीं देंगे और कोई भी आतंकवादी देश हमारा हिस्सा नहीं बन सकता, इसलिए उसे वर्ल्ड कप से बाहर निकाला जाए, उसे एशिया कप से बाहर निकाला जाए, तमाम टूर्नामेंट से बाहर निकाला जाए, ओलंपिक से बाहर निकाला जाए, खेल के हर मंच से पाकिस्तान को यह कहकर बाहर निकाला जाए कि आप एक आतंकवादी देश हैं, जब तक आप आतंकवाद नहीं रोकेंगे आप दुनिया में किसी भी खेल के मंच पर आपके खिलाड़ी नहीं खेल सकते। इसी तरह से जो दुनिया के और अलग अलग मंच हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं, जिन जिन मंचों का और संगठनों का पाकिस्तान इस समय सदस्य है, उन सबको यह बात कहनी चाहिए कि आप आतंकवाद को फैलाने वाले देश हैं और आपको इस मंच पर अब आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कुल मिलाकर इसका सॉल्यूशन एक ही है। देखिए, हमने लड़ाई लड़कर देख ली, हमने युद्ध करके देख लिए, कुछ नहीं हुआ, हमने बहिष्कार करके देख लिया, हमने आना जाना बंद कर लिया, नेताओं के बीच बातचीत बंद कर दी, खेल कूद के रिश्ते बंद कर दिए, हमने बॉलीवुड के साथ उनके संबंध बंद कर दिए कि अब उनका कोई गायक और कोई एक्टर हमारे यहाँ नहीं आएगा, हमारा वहां नहीं जाएगा, सब कुछ करके देख लिया, ट्रेड बंद करके देख लिया, लेकिन आतंकवाद बंद नहीं हुआ। अब इसका एक ही जो है सॉल्यूशन है और वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में पाकिस्तान को अब हमेशा के लिए एक आतंकवादी देश घोषित करवाया जाए और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत में पाकिस्तान को बिल्कुल अलग थलग करके उसका बहिष्कार किया जाए। तो आज मैं उन सारे लोगों से, उस बहिष्कार गैंग से कहना चाहता हूं जिन्होंने अपनी पूरी ताकत अपने ही देश में लोगों के अलग अलग तरह के बहिष्कार पर लगा रखी है, अगर आपको बहिष्कार करना ही है तो पाकिस्तान का बहिष्कार कीजिए,
पाकिस्तान के आतंकवादियों का बहिष्कार कीजिए, इन आतंकवादियों को पालने पोसने वाली पाकिस्तान की सेना का बहिष्कार कीजिए, पाकिस्तान की उस सरकार का बहिष्कार कीजिए जो सरकार इन आतंकवादियों की ट्रेनिंग करवाती है और फिर इन्हें भारत में एक्सपोर्ट करती है। उस सरकार का बहिष्कार कीजिए। अपने देश के लोगों का बहिष्कार करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अनंतनाग के जिस आतंकवादी हमले में हमारे 3 वीर सैनिकों ने शहादत दी, उस अनंतनाग में 75 घंटे के बाद भी आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय सेना और जम्मू और कश्मीर पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, अब भी चल रहा है। और इस समय भी जब हम आपको यह खबर दिखा रहे हैं, तब भी आतंकवादियों के खिलाफ यह मुठभेड़ जारी है और कोकरनाग के जिन घने जंगलों में ये आतंकवादी छिपे हुए हैं, आज वहां भारतीय सेना ने फाइटर ड्रोन से बमबारी की है और इस इलाके में रॉकेट लॉन्चर से भी आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया गया है। हमारे पास कुछ तस्वीरें आई हैं, आप देखिए। सही है आपका, ट्रेन सही है। ये बंदा भागा, बंदा भागा, बंदा भागा, बंदा भागा। आपको बता दें, एक बारिश हो रही है गोलियों की और लगातार एक्शन चल रहा है। बीच बीच में रुके पर एकदम धमाके की आवाज आती है, फिर दोबारा गूंज उठता है। तड़के में कुछ धमाके की आवाज सुनाई दी थी, लेकिन 11:30 तक खामोशी थी। 11:30 के बाद सेना ने इस ऑपरेशन में तेजी लाई है। ग्राउंड जीरो पे हैं और आप देख सकते हैं कि सेना किस मुस्तैदी से यहाँ पे लगी हुई है। असॉल्ट वेपन्स अब दोबारा गए हैं। देखें, यहाँ पे जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं वो लगातार मूव कर रही हैं। सेना का आउटर कॉर्डन है वो लगा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो एनकाउंटर है जल्दी से जल्दी खत्म हो और जो आतंकवादी इस समय वहां जंगलों में छुपे हुए हैं वो जल्दी से जल्दी एलिमिनेट हो जाएं, वो न्यूट्रलाइज हो जाएं। अब हम आपको दुबई में 200 करोड़ रुपए के खर्चे से हुई एक जूस बेचने वाले की शादी में लेकर चलेंगे। इस शादी में 15 से ज्यादा बॉलीवुड के एक्टर्स, डांसर्स और बड़े बड़े गायकों ने परफॉर्म किया था और अब ईडी ने इस व्यक्ति के कई ठिकानों पर छापा मारा है और इस कार्रवाई में यह पता चला कि यह सारा पैसा ब्लैक मनी था, काला धन था। और ऐसा शक है कि यही पैसा बॉलीवुड की उन बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को भी मिला जिन्होंने इस शादी में यह पैसा लेकर परफॉर्म किया था, गाने गाए थे, डांस किया था। इस मामले में ईडी ने जो प्रेस रिलीज जारी की है उसमें कई चौंकाने वाली बातों का जिक्र किया गया है। देखिए ईडी ने क्या बताया है। पहली बात यह कि ईडी ने जब मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इस मामले की जांच की तो उसे मुंबई की एक ऐसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में पता चला जिसे दुबई में इस साल 112 करोड़ रुपए कैश में मिले थे और यह सारा पैसा हवाला के जरिए आया। इस इवेंट कंपनी, मैनेजमेंट कंपनी को जिस व्यक्ति ने हायर किया उसका नाम है सौरभ चंद्राकर। सौरभ चंद्राकर वही व्यक्ति है जो भारत में ऑनलाइन कैसीनो और इलीगल बेटिंग का बिजनेस करता है और इस बिजनेस के लिए उसने कई वेबसाइट्स और मोबाइल एप्स भी बनाए हैं जिनका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी होता है। तो आपने आजकल देखा होगा ऑनलाइन बेटिंग एप्स बहुत आजकल चर्चा में है, आपने उनके विज्ञापन भी देखे होंगे। जगह जगह पर आपको ऑनलाइन बेटिंग एप्स के विज्ञापन मिल जाते हैं जिसमें लोगों से कहा जाता है कि आप यहां जुआ खेलिए और आप बहुत पैसा कमाएंगे, घर बैठे इतना पैसा कमा सकते हैं, मनोरंजन भी है और पैसा भी कमा सकते हैं। सौरभ चंद्राकर नाम का यह व्यक्ति छत्तीसगढ़ के एक छोटे से शहर भिलाई का रहने वाला है और कुछ साल पहले तक ये छत्तीसगढ़ में जूस की एक छोटी सी दुकान चलाता था, लेकिन बाद में यह रातों रात इतना अमीर बन गया कि आज इसकी कंपनी का टर्नओवर 5,000 करोड़ रुपए से 20,000 करोड़ रुपए तक बताया जाता है। सोचिए, 5,000 से 20,000 करोड़ रुपए। इससे भी बड़ी बात यह है कि एक छोटी सी दुकान पर फलों का जूस बेचने वाला यह व्यक्ति इलीगल बेटिंग के बिजनेस से हजारों करोड़ रुपए का मालिक बन गया और इस साल फरवरी के महीने में जब दुबई में इसकी अपनी शादी हुई तो इस शादी पर उसने 200 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि दुबई में जब ये शादी समारोह हुआ तो ये कितना भव्य था। 200 करोड़ रुपए की शादी कैसी होती है आप भी तस्वीरों में देखिए जरा। और इसे भव्य बनाने के लिए मुंबई की एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को हायर किया गया जिसका काम था इस शादी में बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स, गायकों को और दूसरे कलाकारों को परफॉर्मेंस के लिए यहां पर लाना, परफॉर्म करने के लिए। और इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए। इन एक्टर्स को और इन सिंगर्स को करोड़ों रुपए दिए गए। बॉलीवुड सिंगर, मशहूर सिंगर आपने नाम सुना होगा, विशाल ददलानी, नेहा कक्कड़
टाइगर श्रॉफ, सनी लियोनी, मशहूर कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक, अली असगर, भारती सिंह, मशहूर एक्ट्रेस नुसरत भरूचा, कीर्ति खरबंदा, एली अवराम, सुखविंदर सिंह, पुलकित सम्राट और अभिनेत्री भाग्यश्री भी दुबई में हुई इस शादी में शामिल हुए और इन सभी कलाकारों ने इस शादी में परफॉर्म किया था और इसके बदले में इन्हें लाखों रुपए फीस के तौर पर दिए गए। अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना है कि जिस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने इन कलाकारों को दुबई की शादी के लिए हायर किया था, उस कंपनी को सौरभ चंद्राकर ने 112 करोड़ रुपए हवाला के जरिए पहुंचाए थे कैश, और ऐसा शक है कि इस कंपनी ने फिर यही पैसा कैश में इन कलाकारों को दिया, जबकि यह पैसा हवाला के जरिए आया था और यह सारा काला पैसा था। इसके अलावा ईडी का यह भी कहना है कि इन सभी कलाकारों के दुबई जाने का टिकट, वहां होटल में रहने की पूरी व्यवस्था भी इसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने की थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन 15 में से एक भी कलाकार ने इस कंपनी से यह नहीं पूछा कि यह सारा पैसा कहां से आ रहा है। किसी ने भी इस पर आपत्ति नहीं की कि हम कैश में पैसा नहीं लेंगे, और किसी ने भी यह नहीं पूछा कि वो किस व्यक्ति की शादी में नाचने गाने के लिए जा रहे हैं, क्या वो इस व्यक्ति को जानते हैं, क्या वो व्यक्ति इनका दोस्त है। इन्होंने कुछ जानना जरूरी नहीं समझा। इन्हें लगा कि हम तो एक्टर हैं, हम तो कलाकार हैं, हमारी एक फीस है, हमें जो पैसा देगा हम किसी की भी शादी में जाकर नाच लेंगे। आजकल आपने देखा होगा हमारे जो ज्यादातर कलाकार हैं, एक्टर्स हैं, वो यही कहते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है किसकी शादी है, चाहे वो कोई अंडरवर्ल्ड डॉन हो, चाहे कोई बहुत बड़ा अपराधी हो, चाहे कोई काला पैसा कमाने वाला व्यक्ति हो, अमीर होना चाहिए, उसके पास मोटा पैसा होना चाहिए। और ये जो कलाकार हैं, ये किसी भी की भी शादी में जाकर फिर नाचना स्वीकार कर लेते हैं, नाचते हैं और बदले में पैसा लेते हैं, और एक बार भी ये नहीं पूछते कि किसकी शादी है, वो व्यक्ति कौन है, और जो पैसा हम ले भी रहे हैं ये पैसा कहां से आ रहा है। यहां एक और बड़ी बात यह है कि शादी में आए मेहमानों और कलाकारों के लिए दुबई के अलग अलग होटल्स में जो कमरे बुक किए गए थे, उन पर सिर्फ कमरों पर 42 करोड़ रुपए खर्च किए गए, और यह पैसा भी हवाला के जरिए ही जो है उसका आदान प्रदान किया गया। इसके अलावा हमें सूत्रों से यह भी पता चला कि सौरभ चंद्राकर ने अपनी शादी से पहले दुबई में ही एक पार्टी की थी, और इस पार्टी पर उसने 40 करोड़ रुपए खर्च किए, और इस पार्टी में भी बॉलीवुड के कई बड़े बड़े सिंगर, अभिनेता और अभिनेत्रियां शामिल हुए थे पैसा लेकर, और इस पार्टी पर भी हवाला के जरिए ही जो पैसा आया था वो खर्च हुआ। हवाला का मतलब है कि ये सारा काला पैसा था, जिसे आप ब्लैक मनी भी कह सकते हैं, और ये गैर कानूनी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुआ। लेकिन अब इस ब्लैक मनी का कनेक्शन उन बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज से जुड़ रहा है जिन्हें आप सिर्फ व्हाइट यानी सफेद और सच के रूप में ही देखते हैं और इन्हें अपना नायक मानने लगते हैं। आपने देखा होगा ये सारे वो कलाकार हैं जिन्हें आप टीवी पर अलग अलग शोज में देखते हैं, जिन्हें आप फिल्मों के बड़े पर्दे पर देखते हैं, जिन्हें आप रियलिटी शोज में जज के तौर पर बैठे हुए देखते हैं, जो जज के तौर पर हमारे देश के कलाकारों को आंकते हैं, और आप इन्हें अपना आदर्श मानने लगते हैं। आपको लगता है कि हमें इनके जैसा बनना है। जब ये विज्ञापन में आते हैं, बड़ी बड़ी जो विज्ञापन की कंपनियां हैं, वो इन कलाकारों को क्यों लेती हैं अपने विज्ञापन में? इसलिए क्योंकि ये इन्फ्लुएंसर्स हैं। उन विज्ञापन कंपनियों को यह पता है कि जब ये विज्ञापन करेंगे तो देश की जनता इनसे प्रभावित होगी, क्योंकि देश की जनता इनके जैसा बनना चाहती है, इनके जैसा दिखना चाहती है। लेकिन आज हम आपको बताना चाहते हैं कि आप जिनके जैसा दिखना चाहते हैं, जिनके जैसा बनना चाहते हैं, उनकी असलियत क्या है। हमारे देश में अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को इन्फ्लुएंसर्स कहा जाता है, जिनसे आम जनता प्रभावित होती है और उन्हें अपना रोल मॉडल मानने लगती है। इस आधार पर बहुत सारे कलाकारों को लगता है कि उन्हें कुछ भी करने की छूट है। खासतौर पर जो हमारे बॉलीवुड के जो बड़े बड़े सितारे हैं, जो बड़े बड़े कलाकार हैं, सिंगर्स हैं, परफॉर्मर्स हैं, और जब ऐसे मामलों में उनकी भूमिका पर सवाल उठता है तो वो ये कहकर बचने की कोशिश करते हैं कि वो तो कलाकार हैं, उन्हें तो इस बारे में, कानून के बारे में जानकारी ही नहीं है, और उन्होंने देखने की कोशिश ही नहीं की। वो तो सीधे साधे लोग हैं, वो तो सिर्फ कला के बारे में सोचते हैं, पैसे के बारे में तो सोचते ही नहीं। इसलिए उन्हें यह पता ही नहीं है कि कैश पैसा लेना गैर कानूनी है। उन्हें पता ही नहीं है कि अगर उन्होंने कैश पैसा लिया है और उसे डिक्लेयर नहीं किया है, उस पर टैक्स नहीं दिया है, तो ये कोई अपराध है। वो कहेंगे हमें पता ही नहीं था। और आज हमारा यहां एक बड़ा सवाल है, ये एक्टर, ये कलाकार जब कोई फिल्म साइन करते हैं तो उससे पहले उस फिल्म की स्क्रिप्ट को 1000 बार पढ़ते हैं, 1000 बार प्रोड्यूसर डायरेक्टर से पूछते हैं
कि हमारा रोल क्या होगा, कितने डायलॉग होंगे। अगर उन्हें स्क्रिप्ट पसंद नहीं आती तो फिल्म को ठुकरा देते हैं। कभी पैसा डिस्कस करते हैं, कभी फिल्म में अपना शेयर डिस्कस करते हैं, कभी अपना रोल डिस्कस करते हैं, फिर यह सोचते हैं कि इस फिल्म में काम करने से उनकी छवि कैसी होगी, क्या यह फिल्म आगे चलकर हिट होगी या फ्लॉप हो जाएगी, और बहुत सोच समझकर फैसला लेते हैं कि उस फिल्म में या उस प्रोजेक्ट में, उस कार्यक्रम में शामिल होना है या नहीं। लेकिन जब इस तरह के इवेंट्स में नाचने के लिए इन्हें एक बहुत बड़े अपराधी की तरफ से भी लाखों करोड़ों रुपए की फीस अगर मिल जाती है तो वो एक बार भी सवाल नहीं पूछते। और यहां बात सिर्फ इन सेलिब्रिटीज की नहीं है। इलीगल बेटिंग और ऑनलाइन कैसीनो की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने वाला यह सौरभ चंद्राकर रातों रात इसलिए अमीर बना क्योंकि आरोपों के मुताबिक उसने बहुत सारे सरकारी अफसरों, नेताओं और पुलिस के भी बड़े बड़े अधिकारियों की जेबें गर्म की थी, उन्हें रिश्वत खिलाई थी। और इस मामले में ईडी ने जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है उनमें एक आरोपी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सलाहकार विनोद वर्मा भी हैं। हालांकि विनोद वर्मा ने ईडी के इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है और अपने खिलाफ गवाही देने वाले व्यक्ति पर ही उन्होंने सवाल उठाए हैं। ये सारी जानकारी हमें मुंबई से मेरे सहयोगी दिव्येश सिंह और दिल्ली से मुनीश पांडे ने भेजी है। ईडी ने इस हवाला कांड के सभी कड़ियों को एक साथ जोड़ना शुरू कर दिया है। हमारे देश में लोग अमीर लोगों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। हमारे देश में लोग अमीर लोगों को बड़ा आदमी मान लेते हैं। उसके पास पैसा होना चाहिए, बड़ा बंगला होना चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, बड़ा बैंक बैलेंस होना चाहिए, चाहे वो कहीं से भी आया हो, चाहे वो अपराध करके ही क्यों ना आया हो, चाहे वो फ्रॉड करके क्यों ना आया हो, चाहे उन्होंने हजारों करोड़ रुपए बैंक के क्यों ना चुरा लिए हो, चाहे उन्होंने कुछ भी गैर कानूनी काम किया हो। हमारे देश में लोग सिर्फ ये देखते हैं कि ये पैसे वाला आदमी है, ये बड़ा आदमी है। हमारे देश में बेईमानी करके कमाए गए पैसे को बुरा नहीं माना जाता, लेकिन ईमानदारी की गरीबी को बुरा माना जाता है। अगर कोई ईमानदार है और गरीब है, लोग उससे दोस्ती नहीं करना चाहते, उसके घर नहीं आना चाहते। लेकिन अगर आप बेईमानी से हजारों करोड़ कमा लेते हैं तो लोग आपके घर भी आना चाहते हैं, आपके साथ फोटो भी खिंचवाते हैं, आपकी शादी में भी आना चाहते हैं और आपसे प्रभावित भी होते हैं, चाहे वो बॉलीवुड के ये बड़े बड़े स्टार्स ही क्यों ना हो। ये बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लोगों को बताते हैं कि आप हमें अपना आदर्श बनाइए, लेकिन वो इस तरह सौरभ चंद्राकर जैसा व्यक्ति, अब आप सोचिए, जो सिर्फ 28-29 साल का एक व्यक्ति छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक जमाने में जूस बेचता था। सौरभ चंद्राकर रातों रात इतना अमीर इसलिए बना क्योंकि उसने टेक्नोलॉजी, आईटी और गैम्बलिंग का एक ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार किया जिसमें लोगों के एडिक्शन यानी जुआ खेलने की लत से उसे मुनाफा मिलता था। हमारे देश में ऑनलाइन और इलीगल बेटिंग की इस इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए भी कोई ना तो ठोस कानून है, ना कोई सिस्टम है। और इस लूप होल का फायदा उठाकर सौरभ चंद्राकर जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो जूस बेचने वाले से सिस्टम का जूस निकालने वाले लोग बनते चले जाते हैं। और बॉलीवुड के भी बहुत सारे अभिनेता और अभिनेत्रियों को इस इलीगल गैम्बलिंग से पैसा बनाने में कोई हर्ज आज भी नहीं है। उदाहरण के लिए ये जो जूस वाला है सौरभ चंद्राकर, इसने इलीगल बेटिंग के लिए जो महादेव ऐप बनाया, इसके ऐप का नाम था महादेव ऐप। महादेव ऐप जो बनाया, उस ऐप के लिए शक्ति कपूर, बोमन ईरानी, डेजी शाह और बी पराग जैसे कलाकार और गायक और सेलिब्रिटीज इसका विज्ञापन कर चुके हैं। सोचिए, जिस ऐप के जरिए इलीगल बेटिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का बिजनेस चल रहा था, उस बिजनेस मॉडल के पोस्टर बॉय ये तमाम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बने हुए थे, जिनके गाने आप बड़े शौक से सुनते हैं, जिन्हें आप टीवी पर बड़े शौक से देखते हैं, जिन्हें बड़े पर्दे पर आप देखते हैं, उनके लिए तालियां बजाते हैं, उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, और जब वो बाहर निकलते हैं तो आपकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं, आप उन्हें बड़ा बड़ा सुपरस्टार की तरह देखते हैं। और वो एक ऐसे अपराधी के लिए नाचने भी पहुंच जाते हैं, उसके साथ फोटो भी खिंचवाते हैं। और 200 करोड़ की शादी कैसी होती है, जब आप हजारों करोड़ कमाते हैं, उसमें से 200 करोड़ आप अपनी शादी पर खर्च देते हैं, ये तस्वीर आपको बता रही है। इसलिए यह मामला बहुत गंभीर है और ईडी ने कहा है कि वो अभी इसकी जांच कर रही है और इसमें और भी बड़े बड़े खुलासे आगे चलकर हो सकते हैं। अब हम देश के युवा छात्रों को डिप्रेशन से निकालने की अपनी मुहिम जारी रखेंगे, जिसका नाम है कोटा SOS।
आज सबसे पहले हम आपको 17 वर्ष की एक ऐसी छात्रा की कहानी सुनाना चाहते हैं जो नीट की परीक्षा की कोचिंग के लिए कोटा गई, वहां जाकर उसे सफलता नहीं मिली और वो डिप्रेशन के अंधेरे में डूबती चली गई और एक दिन वो आत्महत्या करने वाली थी। उसने ये सोचा कि अब उसके सामने और कोई विकल्प नहीं है, अब वो आत्महत्या कर लेगी। आत्महत्या करने ही वाली थी कि उसके किसी रिश्तेदार का फोन आ गया। उसके बाद उसने उसे अपनी पूरी कहानी बताई कि मैं तो आत्महत्या करने वाली थी। माता पिता को इसकी जानकारी मिल गई और माता पिता तुरंत कोटा आए और अपनी बेटी को वापस घर ले गए और उसकी जान बच गई। आज ये छात्रा और उसके माता पिता दोनों खुश हैं और अब ये छात्रा अपने घर पर अपने परिवार के साथ रहकर ही परीक्षा की तैयारी कर रही है, लेकिन उसकी जान बच गई। इस छात्रा ने हमारी कोटा एसओएस सीरीज देखी और इसके बाद ये सीरीज देखने के बाद उसने मुझे इंस्टाग्राम पर एक मैसेज भेजा और कहा कि उसके जैसे हजारों छात्र कोटा में इस समय भी डिप्रेशन में हैं, वो आत्महत्या करना चाहते हैं और ये हजारों छात्र आज भी मदद का इंतजार कर रहे हैं और इस छात्रा ने कहा कि आप उनकी मदद कीजिए, यानी वो चाहती है कि हम इन छात्रों की मदद करें। इंस्टाग्राम पर जब मैंने इस छात्रा का मैसेज पढ़ा तो मैं काफी हैरान भी हुआ, बड़ा दुखी भी हुआ, क्योंकि इस छात्रा ने मुझे यह बताया कि वो कुछ दिन पहले ही कोटा से अपने घर लौटी है और कोटा में एक दिन ऐसा आया था जब उसने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया था और इसी दौरान उसके माता पिता को इसके बारे में जानकारी मिल गई और फिर वो उसे कोटा से वापस ले आए। आज आपकी स्क्रीन पर भी उसका आप देखिए एक स्क्रीनशॉट हमने लगाया है और उसने जो मुझे लिखा है मैं आपको थोड़ा पढ़कर बताता हूं। वो मुझे लिख रही है कि मैं कोटा में नीट की तैयारी के लिए गई थी। मैं कुछ महीनों में डिप्रेशन की शिकार हो गई थी। मैं सो भी नहीं पाती थी, पैरों में झटके महसूस करती थी। एक दिन तो मैं दुपट्टा ढूंढना शुरू की कि अब पंखे पर लटककर आत्महत्या करना ही एक ऑप्शन है, पर उसी समय मेरे एक भैया ने कॉल किया और मेरी जुबान से सारी बातें निकल गई। फिर उन्होंने मुझे घर बुला लिया। मेरी मानसिक हालत ऐसी हो गई कि मैं अंधविश्वास के रास्ते पर चलने लगी। शायद यह समझाना मुश्किल हो, लेकिन इस छोटी सी उम्र में अभी तक की जिंदगी का यह सबसे बुरा फेज था मेरी लाइफ का। यह लिख रही है वो, जो उसने मुझे संदेश भेजा इंस्टाग्राम पर। सर, मैंने जो महसूस किया है, मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि कोई और भी इससे गुजरे। आप प्लीज कुछ कीजिए। कोटा में मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें आपकी जरूरत है और प्लीज सर कुछ कीजिए। और उसके बाद इसका ये मैसेज था। मैंने ये मैसेज पढ़ा, उसको जवाब लिखा और कहा कि आप अपना नंबर मुझे भेज दीजिए। इस छात्रा का जब मैसेज मिला हमने उससे संपर्क किया। उसके बाद इस छात्रा ने हमें यह बताया कि कोटा में ऐसा क्या है कि वहां कई छात्रों का दम घुटने लगता है। और आज इस छात्रा ने, जब हमने उससे कहा कि क्या आप अपनी कहानी इस देश के साथ शेयर करना चाहेंगी, तो वो छात्रा शुरू में वो नहीं चाहती थी। हमने उसको विश्वास दिलाया, कॉन्फिडेंस दिया, फिर वो तैयार हो गई और आज उस छात्रा ने अपना एक वीडियो शूट करके हमें भेजा है। हम उसका नाम आपको नहीं बता रहे हैं, उसकी जो पहचान है वो आप तक नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन यहां नाम और पहचान जरूरी नहीं है। यहां बात यह जरूरी है कि वो आपसे आपका अपना अनुभव जो शेयर करना चाहती है, उस अनुभव में ही सॉल्यूशन छिपा हुआ है। अब आप सोचिए, इस छात्रा की पूरी कहानी सुनिए पहले, और इसकी कहानी सुनने के बाद आपको समझ में आएगा कि असली समस्या कहां है और उसका सॉल्यूशन क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है। मैंने इसी साल अपनी 12वीं की परीक्षा पास की है। आज मैं आपको खुद से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूँ। मैंने 12वीं की परीक्षा देने के बाद कोटा जाकर नीट प्रिपरेशन करने का फैसला किया। गई तो मैं ये सोचकर थी कि मैं जाकर मन लगाकर पढ़ूंगी, अपने आसपास किसी भी चीज़ के डिस्ट्रैक्शन को नहीं रखूंगी, और मैंने ऐसा किया भी। 1 महीना मैं बिल्कुल अच्छे से पढ़ी, पर कुछ दिनों बाद मुझे डिप्रेशन होने लगी, और इसकी कहीं ना कहीं वजह ये थी कि मैं अपनी तुलना उन बच्चों से कर रही थी जो कि 4-5 साल से ड्रॉप लिए बच्चे थे, जबकि मैंने अभी तक अपना पहला अटेम्प्ट भी नहीं दिया था। मैंने अपने टीचर से भी इस विषय में बात की कि सर, मुझे स्ट्रेस आता है, सब जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते और मुझसे समय लग जाता। मेरे टीचर्स ने भी मुझे बहुत समझाया, पर मेरी मानसिक हालत दिन पर दिन बहुत बुरी होती जा रही थी। मैं पूरी की पूरी नेगेटिव हो चुकी थी। मुझे जब भी नेगेटिव फील होता, मैं भाग के मंदिर जाती थी।
पार्क भागती थी। यहाँ तक कि मेरे कमरे में अकेले नहीं रहा जाता तो मैं दोपहर के 2-2 बजे भी पार्क में जाकर बैठ जाती थी। मेरी हालत इतनी बिगड़ गई कि सोते वक्त मुझे पैरों में झटके आते थे। मैं बहुत गंदे वाले झटके महसूस करती थी अपने पैरों में। खुद को बहुत अकेला फील करने लगी थी। मैंने सोचा कि बस अब मुझे मरना है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने बहुत कोशिश कर ली खुद को मेंटली हेल्दी रखने के लिए। उस दिन दोपहर के करीब जब मैं पंखे में लटकने के लिए दुपट्टा ढूंढ रही थी, तभी मुझे एक मेरे भैया का कॉल आया और मैं वहीं रो पड़ी। मैंने उनको बताया कि मुझे ऐसा फील हो रहा, तो उन्होंने मुझे घर पे बातें कहने को कही, पर मैं अपने घर वालों को ये सब बताने में बहुत झिझक रही थी। मुझे ये सोच खाए जा रही थी कि मेरे पापा ने मेरे पे इतना खर्च किया है, मैं किस मुंह से वापस बुलाने को कहूँ। पर फिर भी मेरे भैया ने मेरे घर पे इन्फॉर्म किया, मेरे घर वालों ने मुझे वापस बुला लिया। हालांकि मेरी पढ़ाई अब भी जारी है, यहाँ आने के बाद भी मैं अपने कोशिश में कमी नहीं कर रही। तो मैं उन सभी बच्चों को जो नीट या IIT जैसे एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें कहना चाहती हूँ कि आप अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी दें। आपकी ज़िंदगी से बड़ी ये नीट या IIT नहीं है। मैं आने के बाद भी लोगों से बातें सुनती हूँ कि तू भाग रही है, तेरे से नहीं हो रहा है, हार मान रही है, ये वो। हमारा समाज जो है वही हमें सुनाते हैं, और जब हम कुछ गलत कदम उठा लेते तो वही समाज हमें ज्ञान देने आते कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, हार नहीं माननी चाहिए थी। समाज ही अपने एक बात पे नहीं टिकती। उन्हें ये नहीं समझ आता कि हम भाग नहीं रहे हैं, हमें बस ये करियर ऑप्शन अच्छा नहीं लग रहा। हम दूसरा करियर ऑप्शन भी चूज कर सकते और शायद वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर हो। मैं उन सभी माता पिता से भी अनुरोध है जिनके बच्चे कोटा या कहीं और जाकर भी तैयारी कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों को समझने की कोशिश करें, उनसे बातें करें, किसी भी तरह का दबाव न दें। जरूरी नहीं कि आपके बच्चे भाग रहे हैं चीजों से, शायद ये भी हो कि उनसे वहाँ ये सब बर्दाश्त ना हो। इस लड़की की अगर कहानी आपने सुनी हो, उस कहानी में समस्या भी है और उसी कहानी में समाधान भी है। इसमें जो सीखने वाली बात है वो ये कि ये छात्रा अगर उस दिन फोन ना आया होता तो ये छात्रा आज जिंदा नहीं होती। इसने आत्महत्या करने की पूरी योजना बना ली थी, आत्महत्या करने ही वाली थी ये। तो सोचिए ये कितनी किस्मत वाली है कि ये बच गई। अभी भी न जाने ऐसे कितने बच्चे होंगे कोटा में जो आत्महत्या करने के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनके पास भी फोन आ जाए, जरूरी नहीं है कि उनके माता पिता को भी ये जानकारी मिल जाए और वो उसे बचा कर ले जाए। इसमें पहली बात तो बच्चों के लिए है। बच्चों में आपने देखा होगा इस बच्ची के ऊपर भी यही दबाव था कि वो अपने माता पिता को कैसे बताए कि वो नहीं कर पा रही है। माता पिता ने इतना पैसा पहले ही लगा दिया है, माता पिता का पैसा बर्बाद हो जाएगा। बहुत सारे माता पिता जमीन बेचकर अपने बच्चों को भेजते हैं, बहुत सारे अपना जमीन मकान गिरवी रखकर, किसी ने बैंक से लोन लिया है। अब बच्चा कैसे बताए, तो बच्चा बहुत दबाव में है, वो बताना नहीं चाहता। लेकिन यहां माता पिता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उन्हें देखना होगा कि अगर बच्चा बता नहीं पा रहा है, आखिर है तो उन्हीं का बच्चा, उन्हें समझना पड़ेगा कि बच्चा उनसे कुछ कहना चाहता है। और आप सोचिए, आप दुनिया में या इस देश में जितने भी माता पिता हैं, इस बच्ची के माता पिता से उन्हें सीख लेनी चाहिए। इस बच्ची के माता पिता तुरंत गए कोटा और सारा पैसा छोड़ दिया उन्होंने और अपनी बच्ची को वापस घर ले आए। आज ये पूरा परिवार खुश है, बच्ची पढ़ाई कर रही है, इंजीनियर बनेगी तो बनेगी, नहीं बनेगी तो ना सही। आपका बच्चा अगर इंजीनियर नहीं बन पाया, डॉक्टर नहीं बन पाया, तो क्या आप उससे नफरत करने लगेंगे? क्या वो आपका बच्चा नहीं रहेगा? क्या इसके अलावा पूरी दुनिया में और कोई काम नहीं है, कोई प्रोफेशन नहीं है? क्या वो कुछ नहीं कर पाएगा? इसलिए इस सपने को इतना खतरनाक मत बनाइए कि वो आपके बच्चे की जान ले ले। और इस बच्ची के जो माता पिता हैं, जो उन्होंने किया वो बाकी के बच्चों के माता पिता को भी करना चाहिए। लेकिन यहां एक और बड़ा इशू है और वो ये है कि इस बच्ची ने हमें ये भी बताया कि जब ये वापस जा रही थी तो कोचिंग सेंटर ने पैसा जो था वो रिफंड नहीं किया। हालांकि कोचिंग सेंटर ने ये जरूर कहा कि आप घर जाइए, हम आपको ऑनलाइन पढ़ने का मटेरियल देंगे, सपोर्ट देंगे और उसके बदले में आपका जो पुराना जो आपने पैसा दिया है वो कट जाएगा। लेकिन आज हम तमाम कोचिंग सेंटर से कहना चाहते हैं, सरकार से भी कहना चाहते हैं, नया नियम लाइए कि अगर कोई बच्चा 1 महीने में, 2 महीने में या 6 महीने में भी ये तय करता है कि उससे नहीं हो पा रहा है, तो कोचिंग सेंटर उसका पैसा वापस कर दे, फीस को रिफंड कर दे, जो उनका खर्चा हुआ है वो काट ले और बाकी का रिफंड कर दे। ये बहुत
आवश्यक है। दूसरा, सारे छात्रों को और परिवारों को ये सोचना होगा कि अगर बच्चा वहां से वापस आ रहा है तो ये कायरता नहीं है। कायरता है आत्महत्या करना, यहां से लौट जाना कायरता नहीं है। ये तो विकल्प चुनने की बात है। आपने एक विकल्प चुना, आपने ये चुना कि अब आपको इंजीनियर नहीं बनना, आपको डॉक्टर नहीं बनना, आपने एक विकल्प को चुना है, मतलब आप मजबूती से फैसले कर रहे हैं। लेकिन आत्महत्या अगर आप करते हैं तो वो कायरता है। हम आपको जल्दी से लीबिया लेकर चलते हैं, जहां रेगिस्तान में आई खतरनाक बाढ़ ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। लीबिया के रेगिस्तानी इलाकों में आई बाढ़ की वजह से अब तक 11,300 लोगों की मौत हो चुकी है और इस बाढ़ में 9,000 लोग लापता हैं। और स्थिति यह है कि वहां बाढ़ के पानी में लोगों की लाशें इस तरह से तैर रही हैं कि उन्हें पैक करने के लिए लीबिया में बॉडी बैग्स की कमी पड़ गई है। बॉडी बैग्स नहीं है, इन लाशों का क्या करें, लीबिया को यह समझ में नहीं आ रहा है। लीबिया की सरकार ने दुनिया के अलग अलग देशों से मदद मांगी है और कहा है कि अगर उसे समय पर शवों को रखने के लिए बॉडी बैग्स नहीं मिले तो लीबिया में बाढ़ के पानी में तैरते शवों की वजह से महामारी फैल जाएगी और यह महामारी भी और दूसरे हजारों लोगों की जान ले सकती है। दुनिया में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को सबसे कम गंभीरता से लोग ले रहे हैं, लेकिन इस खबर से आप समझ सकते हैं जलवायु परिवर्तन वो महामारी है जिसकी वजह से रेगिस्तानी इलाकों में अब बाढ़ आ रही है और पहाड़ों पर लू चल रही है और हरे भरे इलाकों में भी अब सूखा पड़ रहा है। एक जमाना था लीबिया के रेगिस्तानी इलाकों में आई इस बाढ़ की वजह, इसकी वजह क्या है? देखिए, ये तो रेगिस्तान है, यहां बाढ़ का क्या काम, यहां बारिश का क्या काम? तो इसकी वजह है भूमध्य सागर से उठा डेनियल नाम का एक तूफान, जिसकी वजह से 10 से 11 सितंबर के बीच लीबिया में भारी बारिश हुई और इससे लीबिया के 2 बड़े बांध टूट गए, जिसके बाद लीबिया के कई शहरों में पानी भर गया और इस बाढ़ में सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है पूर्वी लीबिया का डरना शहर, जहां बाढ़ की वजह से 5,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और इस शहर के मेयर का कहना है कि यह संख्या बढ़कर 20,000 भी हो सकती है। दुख की बात यह है कि लीबिया में आई इस आपदा में जितनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई, उनके शवों को दफनाने के लिए भी अब जगह नहीं बची। इसलिए कई जगहों पर सामूहिक कब्र बनाई गई हैं, जिनमें एक के बाद एक ही कब्र में कई लोगों को दफनाया जा रहा है। और पिछले कुछ समय में आपने ऐसी कई खबरें देखी होंगी जिनमें किसी व्यक्ति को चलते फिरते, डांस करते या जिम में वर्कआउट करते हुए अचानक से हार्ट अटैक आया और फिर उसकी मौत हो गई। ये वीडियोस तो आपके पास आते रहते होंगे, लेकिन अब पिछले 1 महीने में ऐसी कई घटनाएं हो रही हैं जिनमें लोगों को अब नाचते गाते नहीं बल्कि बैठे बैठे या गाड़ी या बस चलाते हुए हार्ट अटैक आ रहा है और फिर वहीं इनकी मौत हो रही है। कल दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक ऐसी घटना हुई जिसमें मेरठ से दिल्ली आ रही एक बस के ड्राइवर को अचानक हार्ट अटैक आया और बस चलाते हुए ही वो बेसुध हो गया और इस दौरान ये बस भी एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर को तोड़ते हुए नीचे गिर गई। आप तस्वीर देखिए, आपको ये सीसीटीवी फुटेज में दिखा रहा हूं इस बस का, और ये बस सीधे जाकर नीचे गिर गई। पिछले कुछ दिनों में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिनमें लोगों को इसी तरह हार्ट अटैक आया है और उनकी मौत हो गई है। इससे पहले भी ऐसी कई घटनाएं हुई जब लोग गाड़ियां चला रहे हैं, कार चला रहे हैं या बस चला रहे हैं और अचानक से हार्ट अटैक आ गया। अब जो जांच का विषय है वो ये, क्या ये कोविड का साइड इफेक्ट है? क्या आजकल की जिंदगी में जो तनाव बढ़ रहा है ये उसकी वजह से हो रहा है, या शरीर अस्वस्थ होने की वजह से इस तरह की चीजें हो रही है? लेकिन आपको हम बस ये बताना चाहते हैं, ख्याल रखिए। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो भी ख्याल रखिए, और अगर आप सड़क पर कहीं जा रहे हैं, आपके बगल में एक गाड़ी चल रही है और उसके चालक को हार्ट अटैक आ जाए तो आप भी उसके शिकार बन सकते हैं। और जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। यही जिंदगी है, इसलिए जीवन के हर एक पल को खुलकर जिए।